पंजाब और हिमाचल में अत्यधिक बरसात के कारण पंजाब में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसका असर हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में भी हुआ। हनुमानगढ़ ज़िले में भी बाढ़ के हालात और परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और उसके ठीक विपरीत हमारे गंगानगर ज़िले में और बीकानेर ज़िले में पेयजल की भी समस्या है और सिंचाई पानी की भी समस्या है। मैं कांग्रेस सरकार के प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूं, हनुमानगढ़ जिले की बाढ़ की हालात और परिस्थितियों को नियंत्रण करते हुए गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में नहरों में सिंचाई पानी दिया जाए और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। हमारे क्षेत्र में पेयजल का भी संकट बना हुआ है और सिंचाई पानी का भी संकट बना हुआ है। नहरों में पानी नहीं है, बरसात हमारे क्षेत्र में हुई नहीं है और हमारे गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई पानी और पेयजल का भारी संकट है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, बाढ़ के हालात और परिस्थितियों को नियंत्रित करते हुए हमारे गंगानगर जिले से लेके राजसे नगर, अनूपगढ़, गड़साना, रावड़ा और खाजूवाड़ा तक, जहां पेयजल की समस्या है और सिंचाई पानी की समस्या है, इसको दुरुस्त करके नहरों में पूरा पानी चला जाए और पेयजल की व्यवस्था की जाए। कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने स्थगन दिया है। हम चाहेंगे आसन से कि स्पीकर महोदय हमारे तमाम विधायकों के स्थगन को स्वीकार करे और हमें बोलने का अवसर दे। जब हमारे माननीय विधायक स्थगन के ऊपर बोलने के उपरांत सरकार जवाब देती है और जवाब तर्कसंगत रूप से देती है, घटनाएं आपराधिक, उनके अंदर सरकार ने क्या कार्रवाई की, सरकार की कहाँ लचीलापन रहा और तर्कसंगत जवाब देता है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार बेतुके तर्कों के आधार के ऊपर अब जवाब देगी, हम कतई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज राजस्थान की हालात ये बन गई, अपराधियों के मन मस्तिष्क के अंदर कोई डर नहीं है। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, और जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो बचाने वाला कौन? बीकानेर की घटना, सीकर की घटना, करौली की घटना, दौसा की घटना, जोधपुर की घटना, ये तमाम घटनाएं ऐसी है जिन घटनाओं के अंदर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि अगर संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो तो आप ये मान के चलना कि राजा ईमानदारी के साथ और जन सेवा के आधार के ऊपर जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ काम कर रहा है। तो हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरीके से विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए इकट्ठा हो रहा है, ना कि जन कल्याण के लिए इकट्ठा हो रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता सब जानती है, सब देख रही है कौन राजा जनता की रक्षा के लिए, जनता की लोक कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश को उन्नति के शिखर तक ले जाने का काम कर रहा है। और जो इकट्ठे होने वाले नेता है वो अपने चंद स्वार्थों के लिए, अपने पारिवारिक हितों के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि जोधपुर वाली घटना में एबीवीपी के छात्रों का नाम आ रहा है। देखिए, तकलीफ और दुख की बात यह है कि जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई करने के बजाय विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कांग्रेस के नेता या मुख्यमंत्री या सरकार ये कहती है कि एबीवीपी के नेताओं को बचाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं, सबसे पहले उनको मीडिया के सामने आकर उस बीजेपी के नेता का नाम भी उजागर करना चाहिए, उसकी कॉल डिटेल भी निकलवानी चाहिए और उसने किस अधिकारी को फोन किया, पुलिस के किस अफसर को फोन किया, वो भी स्पष्ट करना चाहिए। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करो। गंभीर विषय है, मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, तत्काल कानून के दायरे के अंदर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई भी एक व्यक्ति, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, अगर मैं भी कोई अपराध करता हूँ, किसी से परमिशन लेकर नहीं करता कि बीजेपी के नेताओं से परमिशन लेकर कर रहा हूँ या परिवार के लोगों से परमिशन लेकर कर रहा हूँ। गुनहगार गुनहगार है, गुनहगार को गुनहगार की दृष्टि से देखना चाहिए और सरकार को कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे क्षेत्र की बात करूंगी। हमारे क्षेत्र के अंदर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो मेरा पड़ता है, उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण का पानी हमारे यहाँ लगता है। और वर्तमान में आज की स्थिति ये है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की जो नहरें हैं वो सभी की सभी बंद कर दी गई है। और उसके अंदर अनूपगढ़ ब्रांच जो विशेष तौर से प्रभावित हुई है और मेरे एरिया के अंदर बरसात नहीं होने के कारण जो पूर्व में फसल का बीजान कर लिया गया था, और आज पानी नहीं होने के कारण सबकी सब फसलें सूख रही है। और हमारे यहाँ किसान धरना लगा करके बैठे हैं, पानी की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ आ रही है, घगर नदी के कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण
और सरकार के जो विभाग है, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है, उनकी अनदेखी के कारण आज ये स्थिति है कि एक तरफ बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ बिल्कुल सूखा पड़ा है। हम पानी की डिमांड कर रहे हैं, हमारी नहरें बंद कर दी गई है। अनूपगढ़ शाखा के अंदर पानी छोड़ा जाना चाहिए था 12 तारीख को, आज बंद होने के कारण सारे के सारे किसान परेशान है। सूखे की वजह से हमारा पूरा एरिया चौपट हो जाएगा। और दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जब हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि बाढ़ आ जाएगी या नहर की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। तो ये जो नहर की व्यवस्था है, जो 70 दिन की बंदी लेकर के नहर निर्माण का कार्य जो ये विभाग के अधिकारी या सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो वो समय पे काम पूरा क्यों नहीं हुआ। एक 629 RD हनुमानगढ़ के अंदर साइफन बना हुआ है, वहां से डाइवर्ट करके हमारी अनूपगढ़ ब्रांच के अंदर पानी छोड़ा जा सकता है, लेकिन उस पर भी वो भी डैमेज होने के कारण पानी नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति बनी है कि अव्यवस्थाओं के कारण, बिना मैनेजमेंट के कारण ये जो सारी समस्या हमारे सामने आ रही है। और आज हमारे क्षेत्र का किसान परेशान है। अगर हमें पानी नहीं मिला, क्योंकि पहले 70 दिन की बंदी थी, बंदी के कारण लगभग एक ही बारी हमारे यहाँ किसानों की लगी है। 17 दिन, 3 में से एक ग्रुप इन्होंने बना रखा है। 17 दिन बाद 12 तारीख को पानी छोड़ा जाना था, जब एक आस बनी थी कि पानी लगेगा खेतों में। उस समय 12 तारीख को सभी नहरें बंद कर दी गई। अब उन किसानों की 17 दिन की बंदी आगे तक चली गई और 7-8 दिन जो नहरें बंद होगी और 7-8 दिन पानी छोड़ने के बाद पानी वहां पहुंचेगा। कुल मिलाकर के 40 दिन का गैप हमारे यहाँ हो जाएगा, जिसके कारण पूरा का पूरा एरिया हमारा तबाह हो जाएगा। तो इस सरकार के समक्ष मैं ये डिमांड लेकर के आई हूँ कि अनूपगढ़ ब्रांच में पानी छोड़ा जाए, हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पानी छोड़ा जाए, ताकि हमारे एरिया में जो सूखा पड़ रहा है वो पानी काम में आ सके। एक तरफ आज पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम सूखे से ग्रस्त है। यही अगर मैनेजमेंट सही तरीके से होता तो आज हमारा ये एरिया सूखा नहीं रहता। आपने कहा कि अगर पानी नहीं छोड़ा तो आगे कुछ होगा। देखिए, पानी नहीं छोड़ा तो हमारे क्षेत्र में धरना लगा हुआ है। और दूसरी बात है कि हम सदन से सड़क तक लड़ेंगे, हमारे पास लड़ने का यही एक जरिया है। हम भी यहाँ धरने पे बैठेंगे। विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात हो रही है, मंत्री जी को मैंने लिखित में लेटर मेल किया है, लेकिन उनका ये कहना है, एक तरफ आपने शायद बयान भी सुना होगा, पंजाब सरकार ये कह रही है कि राजस्थान और हरियाणा पानी ले नहीं रहा है। ले क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इनके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है। पता है अभी घग्गर में बाढ़ आएगी, ये स्थिति बन सकती है, तो उसकी व्यवस्था पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। आज सांबर फुलेरा जिला बनाने की मांग को लेकर विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, देवनानी जी, सरकार के मंत्री प्रताप सिंह जी, रामलाल जी, सभी 200 विधायकों को और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी 11 बजे का समय है। सब कार्यकर्ता मिलकर सांबर फुलेरा की मांग कर रहे हैं। शाकंभरी का चित्र और सांबर का नमक देकर कि आपने आपके पूर्वजों ने सांबर का नमक खाया है। आज सांबर आपसे कर्ज मांग रहा है नमक के बदले कि सांबर फुलेरा को जिला बनाए। पूरी विधानसभा में 200 विधायकों से आग्रह करने आए कि इस विधानसभा में आज सांबर का कर्ज चुकाना है आपको, और नमक के बदले आपने नमक खाया है। तो आज सांबर इस विधानसभा में सांबर फुलेरा की जो जिला बनाने की मांग है उसको आप उठाएंगे, ऐसा आग्रह हम करने आए हैं। और अगर सरकार फिर भी सांबर फुलेरा की मांग को नहीं मानती है तो मोखमपुरा से भी बड़ा आंदोलन जयपुर कूच होगा और जयपुर जाम होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सांबर फुलेरा का हर नागरिक अंतिम सांस तक लड़ाई अपने जीवन की लड़ेगा, सांबर फुलेरा जिला बनाने की लड़ेगा। आज राजस्थान में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है, पूरी और अराजकता फैल रही है, और लगभग राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 56% लोग किसी न किसी तरह से इस कानून व्यवस्था के कारण प्रभावित हुए हैं। चाहे वो लूट हो, चाहे खसोट हो, चाहे गैंगवार हो, चाहे बलात्कार हो, किसी न किसी रूप में, चाहे चोरी हो, इन सब में 56% लोग प्रभावित होते हैं। और आज 70% लोग लॉ एंड ऑर्डर को आउट ऑफ कंट्रोल मानते हैं। इस प्रकार की जब दुर्दशा हो, वो चाहे सीकर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, सब जगह जिस प्रकार से पिछले दिनों गैंगवार हुई है और अवैध हथियारों की यहाँ पे उपलब्धि बढ़ी है, यहाँ तक कि मोबाइल के कॉस्ट पर आज पिस्टल उपलब्ध है और पूरी तरह अपराधी बेखौफ होकर के राजस्थान में घूम रहे हैं।
कोई भी सुरक्षित नहीं है, न विधायक और सांसदों के घर तक सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है उसको लेकर के आज हम विधानसभा के अंदर सरकार को घेरेंगे और चाहेंगे कि यदि अशोक जी गहलोत में थोड़ा सा भी मन में कहीं संवेदनशीलता है तो लोगों को इस कानून व्यवस्था की स्थिति को देख करके, क्यों गृह मंत्री भी वही हैं, इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति जब असुरक्षित हो तो बाकी तो आपकी घोषणाएं तो कागजों पे तब आएंगी जब कोई व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। जब व्यक्ति असुरक्षित रहेगा तो इन सारी योजनाओं का कोई उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। निश्चित राजस्थान की आरपीएससी देश भर के में इसकी प्रमुखता प्रतिष्ठा थी, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर ये प्रतिष्ठा गिर करके और बिल्कुल जमीन पर आ गई है। यहाँ के मेंबर किस तरह से गिरफ्तार हुए हैं और अभी जिस प्रकार का जो ईओ को लेकर के जो उनके प्रकरण हुआ है जिसमें 18 लाख रुपए कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुए हैं, और मुझे लगता है कि इन्होंने एसीबी ने बहुत जल्दी निष्कर्ष दे दिया कि और कोई नेता और कोई इनका व्यक्ति जो सदस्य है या अधिकारी शामिल नहीं है। मैं सोचता हूँ उसके बाद ही परिवादी ने जो कहा है कि एक और उसने लोकसभा सदस्य का नाम लिया है कि उसके नाम से मेरे से पैसे मांगे, तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे आरपीएससी में इस समय सारा स्थिति खराब है। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता, केवल पैसों के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। तो युवकों के मन में एक विश्वास जो आरपीएससी के प्रति होना चाहिए था वो सारा समाप्त हो गया है। इसका मूल कारण जो इन्होंने राजनीतिक जिस प्रकार से गहलोत साहब ने आरपीएससी मेंबर नियुक्त किए उसका परिणाम है कि आज कोई भी वहाँ पे व्यक्ति शक की निगाह से देखा जाता है। परिवर्तन हो जाना चाहिए, तमाम सदस्यों को हटा देना चाहिए। कम से कम वर्तमान स्थिति तो यही कहती है कि इन सारे सदस्यों को इंक्लूडिंग अध्यक्ष, यानी इस पे अध्यक्ष चुप क्यों है? मैं तो अध्यक्ष को बार बार कह रहा हूँ, अध्यक्ष जी अपनी चुप्पी तोड़ो ताकि मालूम तो पड़े कि कौन कौन सदस्य क्या है, किस प्रकार का हुआ है। कोई भी पेपर सामूहिक रूप से पूरे जिम्मेदार सब लोग होते हैं, तो वो कैसे पेपर अपना ले गया, उसने लीक कैसे किया बाबूलाल कटारिया ने, और अभी भी उसने केवल पैसे लिए हैं तो किसी न किसी को देने के लिए लिए होंगे, तो पेपर वो सारे अंदर वो एमआर सीट तो निश्चय अंदर से ही आती। इस कारण कहीं न कहीं लिंक ऊपर तक के हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसमें से वर्तमान जो लोग हैं सबसे त्याग पत्र लेकर के आरपीएससी में एक मापदंड बनाए जाने चाहिए जिसके तय आधार पर उसके अंदर सदस्य नियुक्त किए जाएं, केवल राजनीतिक आधार पर नहीं। और कोई राजनीति में व्यक्ति रहा भी है तो उसका बैकग्राउंड सारा देख करके, हमारे समय भी थे लेकिन इस प्रकार का कभी नहीं आया। गोरान के आए तो गोरान इन्हीं के द्वारा नियुक्त था। यानी आज जब भी इन्होंने नियुक्तियां की हैं कहीं न कहीं पैसे का खेल है। मैं तो कहता हूं आज राजस्थान सरकार भ्रष्टतम सरकार है। इस पेपर लीक में इसके तार मंत्रिमंडल में रहने वाले लोगों तक शक की निगाह से देखे जा रहे हैं। वो चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे पेपर लीक का आरपीएससी का हो। इसको लेकर के कल अजमेर में युवा एक विशाल प्रदर्शन राजस्थान के करने जा रहे हैं ताकि सरकार जगे, नहीं तो सरकार हटे। पायलट ने आंदोलन किया था, अजमेर से शुरू किया था और कहा था मेरे सालों की कसम मैं चुप नहीं बैठूंगा। लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, क्या चुप रहेंगे या आगे आंदोलन करेंगे? मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने कुर्सी के खातिर अशोक गहलोत के साथ या ऊपर के लोगों के साथ समझौता कर लिया है। नहीं तो जिस प्रकार की उन्होंने घोषणाएं की थी, जिस प्रकार से पैदल मार्च किया था, उसे हमें उम्मीद थी कि शायद ये संघर्ष में लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता संघर्ष के सामने भावी हो गई, इसलिए उन्होंने सत्ता के साथ समझौता किया है। इसलिए उनसे किसी प्रकार का कोई युवा उम्मीद नहीं करता। बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, उम्मीद सचिन पायलट से नहीं, हम सदातार हमने आंदोलन रीट को लेकर के यहाँ प्रारंभ किया, जगह जगह प्रदर्शन किए, यहाँ भी हमने पहले किया और कल भी अजमेर कर रहे हैं। हम हमारी विपक्ष की भूमिका पूरी तरह निभा रहे हैं और इसको जन जागरण करते हुए ये नवंबर 2023 में अंतिम कील ये युवा ही इनमें ठोकेंगे और सत्ता को पदयुक्त करेंगे। कई बार हमने प्रदर्शन भी वहाँ किया। अभी पहले लोग विधानसभा चल रही है तो इसमें भी यही मुद्दे उठाए जाएंगे। इसलिए इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं विधानसभा हूँ। कल मैं अजमेर युवकों के साथ आपको खड़ा मिलूंगा।